Hello students, today we will discuss the term interference. What is interference? Interference क्या है, इससे पहले हमें कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरफियरेंस लाइट वेव्स का होता है। इसके लिए सोर्सेज ऑफ लाइट के लिए कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट वेव्स, लाइट वेव्स। कोहेरेंट लाइट वेव्स और नॉन कोहेरेंट लाइट वेव्स क्या होती हैं या इनकोहेरेंट लाइट वेव्स क्या होती हैं। सबसे पहले, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन waves not change with respect to time, known as coherent waves. Right? इसमें सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वेव्स की होनी चाहिए। ठीक है। इफ फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स चेंज, इसमें से नॉट हटा देंगे, चेंज with respect to time, known as incoherent or non-coherent waves। तो कहने का मतलब ये है, इसमें डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हो जाती है वेव्स की। कोई भी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, जैसे टू बल्ब्स हैं, तो टू बल्ब से कभी भी जो है कोहेरेंट वेव्स ऑब्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो है, जैसे वन बल्ब है, इसमें लाइट का एमिशन कब होता है, जब इसके एटम्स जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और फिर जो है लाइट का फॉर्मेशन होता है। तो जब एक जो लाइट का सोर्स है, उसमें जो है मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। वो मिलियंस ऑफ एटम्स जो होते हैं, जब वाइब्रेशन करते हैं, जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो उनके कारण डिफरेंट वेव्स का फॉर्मेशन होता है। और उन वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसलिए टू डिफरेंट सोर्सेज, जैसे टू बल्ब्स हैं, तो उनसे कभी भी अपने कोहेरेंट वेव्स ऑब्टेन नहीं हो सकती। तो इसके लिए एक प्रोसीजर अपनाया गया है। उसमें क्या है कि एक ही लाइट सोर्स से जो है टू डिफरेंट सोर्सेज ऑब्टेन किए जाते हैं, वो कोहेरेंट वेव्स हो सकती है, वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। इसके लिए हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। एक है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि वन कलर की लाइट, जैसे सोडियम लैंप। लाइट एक होती है पॉली क्रोमेटिक लाइट, ये इसके लिए हम लेते हैं वाइट लाइट। तो वाइट लाइट में 7 कलर्स मिक्स होते हैं, तो उसे हम कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक
लाइट। ठीक है बेटे, अब इसमें क्या है अपने पास, ये हो गए कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड टर्म है कोहेरेंट वेव्स। कौन से होती है, बिल्कुल सेम टू सेम वेव्स। कोहेरेंट वेव का मतलब है सेम टू सेम, जिनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब कुछ एक जैसे हो, उन्हें कहते हैं कोहेरेंट वेव। ठीक है बेटे, अब दूसरा है मेरे पास लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, व्हेन टू लाइट waves propagate in same direction। इसे ये जैसे वन वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दूसरी वेव भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट होनी चाहिए। ठीक है, देन displacement of resultant wave is wave at a point is equal to vector sum, इसको algebraic sum भी बोल सकते हैं, of displacement of both wave at that point। कहीं का मतलब ये है अपने पास, जैसे ये हमारे पास कोई वेव है, ये फर्स्ट वेव है, राइट। इसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे हम काउंट करते हैं कितना है, y1। ये हमारे पास सेकंड वेव है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस पे यहां से यहां तक का y2। ठीक है, अब इन दोनों की जब दोनों वेव एक डायरेक्शन में मूव करती हैं तो इन दोनों के मिलने से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी जिसका डिस्प्लेसमेंट इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है। तो इस पॉइंट पे y जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू होगी y1 प्लस y2। तो ये होगी फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव और ये रिजल्टेंट वेव। तो इसमें रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। जैसे y1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, इसका है यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3। तो y की जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट पर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास सेम फेज की बात। जब वेव जो है एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से मिलता है तो उसे कहते हैं हम सेम फेज। सेम फेज में एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट और एक वेव का तरफ दूसरी वेव के तरफ से मिलता है तो उसे हम कहते हैं सेम फेज की वेव होगी। वेव जो है सेम फेज में मीट कर रही है। दूसरी कंडीशन में क्या है अपने पास, ये है अपने पास फर्स्ट वेव और ये है हमारे पास सेकंड वेव। ये फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट है y2। तो इनका डिस्प्लेसमेंट ये क्या है प्लस है, इधर ये वाली प्लस है तो ये क्या हो जाएगी माइनस, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी ये
ये हो जाएगा मेरे पास y, y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। जैसे हमने ये मान लिया 2 डिस्प्लेसमेंट है, ये भी 2 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हो गया ये 2 डिस्प्लेसमेंट, इसका भी 2 डिस्प्लेसमेंट है, तो इस पॉइंट पे 2 माइनस 2 अपोजिट फेज है, अपोजिट एंगल में जा रहे हैं, तो उनमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कहलाती है अपोजिट फेज। क्या कहलाएगी? अपोजिट फेज। अपोजिट फेज में एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिलता है। एक वेव का क्रस्ट है तो दूसरी वेव का क्या है? ट्रफ है, तो इसे हम कहेंगे अपोजिट फेज। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जिसमें क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एक ये वेव है और ये जो है दूसरी वेव है। ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है। इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट है अपने पास कितना? 4, और इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1। ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 3 मान लेते हैं इसको, 3 सेंटीमीटर है इसका। अब इसमें से डिस्प्लेसमेंट वेव कौन सी बनेगी? y इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर प्लस का। तो प्लस के 2 सेंटीमीटर पे ये जो है अपने पास ये रिजल्टेंट वेव बनेगी, जिसका इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से ये अपने पास क्या आ जाएगी? रिजल्टेंट वेव। तो कहने का मतलब ये है when two wave propagate in same direction, सेम डायरेक्शन में 2 वेव प्रोपोगेट करती है, तो किसी भी पॉइंट पे यदि हम रिजल्टेंट वेव को डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, तो दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम, वेक्टर सम में क्या है? प्लस माइनस होते हैं, और एल्जेब्रिक सम में भी प्लस माइनस होते हैं। तो डायरेक्शन चेंज होते ही वेक्टर में क्या है? नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से एल्जेब्रा में डायरेक्शन चेंज होते ही नेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए कि सेम डायरेक्शन में तो प्लस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होंगे। इसलिए हमने इसमें क्या लिखा है? वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम। ठीक है भैया, तो ये हो गया अपने पास लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरफियरेंस क्या होता है। ये लाइट का चैप्टर चल रहा है हमारे पास, लाइट की प्रॉपर्टी शो करनी है हम, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देना है कि लाइट वेव्स अपने इसमें चैप्टर में काम में आती हैं। अब इसमें क्या है, जैसे एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है, दोनों बल्ब एक साथ हमने लाइट किए हैं, तो हमें जो लाइट ऑप्टेन हो रही है, जो दिखाई देगी, वो सेपरेट लाइट नहीं दिखाई देती है। ना तो ये दिखाई देता है कि इस बल्ब से कौन सी लाइट आ रही है, और ना ही ये दिखाई देता है कि इस बल्ब से कौन सी लाइट आ रही है। तो दोनों वेव से, दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट नहीं दिखाई देके हमें उन दोनों के मिलने से जो लाइट दिखाई देती है वो दिखाई देती है। तो जब 2 लाइट वेव आपस में कभी भी सेपरेट मूव नहीं कर सकती, वो आपस में एक दूसरे से मिलेगी, और मिलने के बाद जो लाइट दिखाई देगी वो क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट वेव कहलाती है। ठीक है, तो इंटरफियरेंस क्या होता है? When two coherent light waves propagate in a medium propagate in same direction. टू कोहेरेंट वेव, लाइट वेव जो है सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, देन ड्यू टू
लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, जब दोनों वेव एक डायरेक्शन में चलेंगी तो वह आपस में एक दूसरे सुपर इम्पोज होंगी, यानी कि आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीन मैक्सिमम at some points and minimum at other points known as interference। ठीक है, जब लाइट टू लाइट वेव कोहेरेंट वेव एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करती है तो सुपरपोजिशन की रिएक्शन होती है, जिसमें क्या है कि कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम लाइट सीन होती है, कुछ पॉइंट पे मिनिमम लाइट सीन होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम इंटरफियरेंस, यानी इस तरह की लाइट हमें दिखाई देगी, जैसे डार्क लाइन होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट होगी मिनिमम और यहाँ पर क्या होगी मैक्सिमम। फिर ये जो है इस पे जो मिनिमम हो जाएगी इस तरह से, जैसे क्रॉसिंग पे जेब्रा लाइन्स होती हैं उस तरह से अपन को जो है इस तरह से इंटरफियरेंस पैटर्न सीन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी है वहां पर तो क्या है डार्क सीन होगी, ये तो क्या है मिनिमम इंटेंसिटी है और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी। जहाँ मिनिमम होती है वहां के डार्क फ्रिंज होगी, इनको बोलते हैं फ्रिंज। जहाँ पे क्या है यहाँ पे जो है ब्राइट फ्रिंज होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी पे क्या है चमक ज्यादा दिखाई देगी तो वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और जहाँ पर जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। इस तरह से इस पैटर्न को हम कहते हैं इंटरफियरेंस पैटर्न बोलते हैं। अब मैक्सिमम क्या बनती है और मिनिमम क्या बनती है, तो पॉइंट्स एट विच वेव्स मीन्स इन सेम फेज। सेम फेज क्या होती है सीसी या टीटी। कष्ट कष्ट या कष्ट कब मिलता है तो उसे कहते हैं हम सेम फेज। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी मैक्सिमम, और क्या बनेगा ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड known as constructive interference, right? और the points at which waves meet in opposite phase में गए क्रस्ट और ट्रफ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, डार्क फ्रिंज इज obtained known as destructive इंटरफियरेंस। ठीक है, जैसा हमने सुपरपोजिशन में सोच दिया था, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है और ये रिजल्टेंट वेव। तो ये होगी हमारे पास सेम फेज y इक्वल टू y1 प्लस y2। ये y1 है, ये y2 है और ये क्या हो जाएगा y। ये सेम फेज होगी
और इसमें ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और ये जो है अपने पास अपोजिट फेज हो जाएगी। इसमें एक वेव का क्रस्ट है, दूसरे वेव का ट्रफ है। तो y इक्वल टू y1 माइनस y2 और इसमें अपोजिट फेज होगी और इसमें डार्क फ्रिंज और प्लेन होगी। तो इसको हम बोलते हैं इंटरफियरेंस। आप इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली हम इंटरफियरेंस पैटर्न को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे।